Hello friends, good evening to all of you. So my dear IAS aspirant, जो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जेकेएस पब्लिक सर्विस कमीशंस एग्जामिनेशन यानी स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं, आज उनके लिए नेक्स्ट लेक्चर लेके आ रहा हूँ फ्रेंड्स। तो कृपया करके इस लेक्चर्स को काफ़ी ध्यान से सुने। फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस किया स्टेट्स क्रिएशन ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। सो टुडे टॉपिक आज सिटीजनशिप्स का है कि सिटीजनशिप कैसे एक्वायर की जाती है और सिटीजनशिप एक्वायर्स किन पीपल्स को दी जाती है, किन पीपल्स को सिटीजनशिप अलाउड है इंडियन गवर्नमेंट के कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा। यूनियन गवर्नमेंट यानी पार्लियामेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किन पीपल्स को सिटीजनशिप अलो करती है और जो लोग एलिजिबल हैं उनके क्या क्राइटेरिया होते हैं, या फिर दोज पीपल हु आर नॉट एलिजिबल फॉर द सिटीजनशिप ऑफ और कंट्री लाइक इंडिया, तो उनके लिए क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। सो लेट्स वी डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। सबसे पहले समझते हैं फ्रेंड्स कि सिटीजनशिप का मीनिंग और इसका सिग्निफिकेंस होता क्या है। लाइक एनी अदर मॉडर्न स्टेट, इंडिया भी एक इंडिया हैज़ टू काइंड्स ऑफ पीपल, citizens and alliance. Citizens and alliance. So what is citizens and what is alliance? Citizens वो होते हैं फ्रेंड्स जो फुल मेंबर्स होते हैं इंडियन स्टेट के। Citizens are full members of Indian states, that is known the citizens. एंड और अलाइंस जो होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। जो सिटीजन्स ऑफ द कंट्री होते हैं, हम इंडिया के सिटीजन्स, वो अपने सब पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स को एंजॉय करते हैं। दूसरी अदर ऑन द अदर हैंड, अलाइंस आर दोज पीपल आर दोज सिटीजन्स हु डू नॉट एंजॉय ऑल द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स इन इंडिया। दे आर टू कैटेगरीज, अलाइंस में भी टू कैटेगरीज होती हैं, फ्रेंडली अलाइंस और एनिमी अलाइंस। Friendly alliance are the subjects of those countries that have cordial relations with them. Subject alliance are those countries that have cordial means friendly relation with India, जिन कंट्री के फ्रेंडली रिलेशंस इंडिया के साथ हैं या इंडिया के फ्रेंडली रिलेशंस उन कंट्रियों के साथ है, तो उनके लिए एक फ्रेंडली रिलेशंस यानी फ्रेंडली अलाइंस हम देते हैं उन कंट्रीज़ के नेक्स्ट कंट्रीज़ के पीपल्स को, जिन कंट्रियों के साथ हमारे कॉर्डियल रिलेशंस या फ्रेंडली रिलेशंस होते हैं। एनिमल अलाइंस कौन से होते हैं? ऑन द अदर हैंड, अगर हम एनिमी अलाइंस की बात करें तो एनिमी अलाइंस वो होते हैं ऑन द अदर हैंड, ये वो सब्जेक्ट हैं उस कंट्री के, यानी आर द सब्जेक्ट ऑफ दैट कंट्री दैट इज एट वार विद इंडिया, दैट इज एट वार विद इंडिया, जो इंडिया के साथ वार करते हैं या इंडिया के साथ जिनका रिलेशंस बेटर नहीं है, कॉर्डियल्स नहीं है, दैट इज द एनिमी अलाइंस। सो ये जो एनिमी अलाइंस होते हैं ये लेसर राइट्स एंजॉय करते हैं, इनको पूरी तरीके से फ्रेंडली राइट्स नहीं मिलते हैं कंपैरेटिवली दो स्टेट हुज कॉर्डियल रिलेशंस बेटर विद इंडिया। तो जो कॉर्डियल रिलेशंस वाली स्टेट हैं, फ्रेंडली रिलेशन वाली स्टेट हैं, उनके पीपल्स बेटर राइट्स एंजॉय करते हैं कंपैरेटिवली एनिमल अलाइंस कंट्री के। एनिमी अलाइंस के पीपल्स फुली एंजॉय नहीं करते हैं फ्रेंडली राइट्स। ये जो दे डू नॉट एंजॉय प्रोटेक्शंस, और उनको वो प्रोटेक्शन भी नहीं मिलता जो अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आर्टिकल 22 में है। वो क्या है? राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, राइट टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशंस, ये आर्टिकल 22 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। एनिमी अलाइंस कंट्रीज़ के पीपल्स को ये राइट एंजॉय नहीं होता है,
और कॉर्डियल रिलेशंस कंट्री के लोगों को ये राइट्स मिलता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंडिया में फ्रेंडली रिलेशंस के साथ। इसमें कुछ प्रोविजंस हैं फ्रेंड्स, जो सिटीजनशिप्स कन्फर किया जाता है जब, तो उनके लिए क्या क्या राइट्स हैं, क्या क्या प्रिविलेजेस हैं ऑन द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो ये प्रिविलेजेस हैं आर्टिकल 15 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशंस, आर्टिकल 16 राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, कल्चरल राइट्स जो है फ्रेंड्स वो आर्टिकल 29 में आता है, एंड एजुकेशनल राइट्स जो है वो आर्टिकल 30 में आता है। ये सब कन्फर किए जाते हैं, ये प्रोविजन स्पेशल सिटीजनशिप्स को जब सिटीजनशिप इंडिया का मिल जाता है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, राइट टू वोट इन इलेक्शन टू द लोकसभा एज वेल एज इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये आर्टिकल 326 एंड 325 एंड 326 में आता है। ये राइट टू वोट है, और राइट टू वोट सिटीजनशिप को तभी मिलता है जब वो इंडिया का सिटीजनशिप एक्वायर करता है। उसके बाद राइट टू कंटेस्ट फॉर द मेंबरशिप ऑफ द पार्लियामेंट एंड द स्टेट लेजिस्लेचर्स। कोई भी लोकसभा का इलेक्शन कंटेस्ट करना है या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, वो तब तक उसको परमिशन ग्रांट नहीं की जाती कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा जब तक वो इंडिया का सिटीजन नहीं होता है। इट मीन्स फुली मेंबर ऑफ द इंडियन सिटीजन, यानी इंडियन कंट्री, इंडियन स्टेट्स, उसको हम सिटीजनशिप कहते हैं, कंप्लीट सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट पॉइंट है एलिजिबिलिटी टू होल्ड सर्टेन पब्लिक ऑफिसेस। उसको एलिजिबिलिटी मिलती है बहुत सारे पब्लिक ऑफिस में काम करने का, जैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनना है, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, गवर्नर ऑफ स्टेट्स, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। ये सारे एंजॉय राइट्स जो हैं ये एंटाइटली वो एंजॉय करता है व्हेन ही विल बी ए कंप्लीट सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके साथ और भी आगे राइट्स हैं, जैसे सिटीजन जो है वो अपने सर्टेन ड्यूटीज़ इंडियन स्टेट के लिए भी उसको कंप्लीट करनी होती हैं। वो कौन कौन सी ड्यूटीज़ हैं, जैसे रेस्पेक्टिंग द नेशनल फ्लैग, पेइंग द टैक्सेस, respecting the national anthem and defending the country and so on. So these are also the provisions and duties of the citizens to defend and give the protections and giving the respect to the provisions which was mentioned in the constitution, especially in fundamental duties. In India, both citizens by birth as well as a naturalized citizens are eligible होते हैं for the office of president। जबकि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ऐसा नहीं होता है फ्रेंड्स, वहाँ पर सिर्फ ओनली सिटीजन बाय बर्थ, नॉट नेचुरलाइज्ड सिटीजन जो है वो एलिजिबल होता है। सिर्फ जो सिटीजन बाय बर्थ अमेरिका का होगा वही सिटीजनशिप जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए एलिजिबल होता है। इवन दैट इंडिया में अगर ऐसी बात देखी जाए, इंडिया में बोथ नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स एंड बाय बर्थ सिटीजन दोनों ही एलिजिबल होते हैं प्रेसिडेंटशिप ऑफिस के लिए। उसकी नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस क्या क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन डील्स करता है सिटीजनशिप फ्रॉम आर्टिकल 5 to 11, और ये पार्ट 2 कॉन्स्टिट्यूशन के आता है। ये कंटेन्स करता है neither any permanent nor any elaborate provision in this regard। ये सिर्फ आइडेंटिफाई करता है पर्सन्स को जो सिटीजनशिप बनते हैं इंडिया के। जब इंडिया कमेंसमेंट हुआ था, यानी इंडिया फॉर्म्ड हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ था, फ्रेम हुआ था 26 जनवरी 1950 को,
इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये तब से ये कॉन्फिगर करता है कि इंडिया का सिटीजनशिप कब कैसे बनता है, ये उसी टाइम उस एक्ट के तहत ये बनाया जाता है। पार्लियामेंट के पास ही एम्पावर होती है, पार्लियामेंट एम्पावर्स है और फुली पावर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको दी हुई कि इन टू enact a law and provide for such matters and any other matters relating to citizenship. Accordingly, Parliament has enacted the Citizenship Act. जब ये पावर्स 1950 26 जनवरी 1950 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इम्प्लीमेंट हुआ, ये पावर्स कन्फर की गई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यानी पार्लियामेंट हाउस को। 1955 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाया, यानी फर्स्ट 1955 सिटीजनशिप एक्ट ड्राफ्ट किया गया और उसमें प्रोविजंस रखे गए ने बाद में उसको 1986 में फिर अमेंड किया गया और 1992 में फिर अमेंडमेंट किया गया, और उसमें ये अमेंडमेंट जो लाई हैं इसको हम डिस्कस करेंगे। 1950 में जो प्रोविजंस लाए गए थे सिटीजनशिप बनाने के लिए एस्पेरेंट, वो क्या थे? कोई भी पर्सन जब वो इंडिया का डोमिसाइल होता है, वो फुलफिल कर सकता है एनी वन ऑफ द 3 प्रोविजंस में से कोई एक प्रोविजंस, और वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ले सकता है, यानी बन सकता है। 3 कंडीशन में से एक कंडीशन अगर उसके पास है, या तो वो इंडिया में, फर्स्ट कंडीशन अगर वो इंडिया में बॉर्न है, इंडिया में ही उसका बर्थ हुआ था, या फिर इफ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, या उसके पेरेंट्स बॉर्न हुए थे इंडिया में, या फिर वो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया था 5 साल के लिए, 5 साल के लिए इमीडिएटली बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस्ड होने से पहले वो इंडिया में ऑर्डिनरी रेजिडेंट के तौर पर 5 साल तक रह रहा था। ये प्रोविजंस ये कॉन्स्टिट्यूशन में रखे गए हैं, वो बिकेम ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया, वो इंडिया का सिटीजन्स हो सकता है, बन सकता है। नेक्स्ट प्रोविजंस 1950 में क्या ड्राफ्ट किया गया? जो पर्सन माइग्रेट हुआ है इंडिया में पाकिस्तान से, he or she became an Indian citizens if he or she either of his parents or any of his grandparents जो इंडिया जो बॉर्न हुए हैं अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी सेपरेशन ऑफ पाकिस्तान नहीं हुआ है बिफोर 1947 के, वो तब इंडिया का सिटीजन भी बन सकता है, वो उस टाइम बॉर्न हुआ हो और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी अनडिवाइडेड इंडिया में रह रहे थे, वो भी इंडिया का सिटीजनशिप के लिए एलिजिबिलिटी रख सकता है। उसके बाद एंड आल्सो फुलफिल्ड एनी वन ऑफ द 2 कंडीशंस, इन दोनों में से कोई भी अगर एक कंडीशन अगर वो फुलफिल करता है, he or she become the citizens of India. बट 19 जुलाई 1948 के पहले, या फिर he had been ordinary resident in India since the date of his migrations, या फिर इस केस में कि वो माइग्रेटेड हुआ हो इंडिया में आफ्टर जुलाई 1948, he had been recognized as a citizen of India. अगर वो इंडिया में रेजिडेंट रहता है, यानी इंडिया में रिजाइड करता है 6 महीने तक, और प्रीसीडिंग द डेट ऑफ हिज एप्लीकेशंस फॉर रजिस्ट्रेशंस, अगर वो 6 महीने तक इंडिया में रिजाइड करता है, वो अपनी एप्लीकेशंस प्रोसीड कर सकता है इंडियन सिटीजनशिप लेने के लिए। वो पर्सन जो पाकिस्तान से माइग्रेट हुए हैं, पाकिस्तान में माइग्रेट हुए हैं इंडिया से 1 मार्च 1947 से के बाद, बट लेटर ऑन वो इंडिया में रिटर्न होना चाहते हैं, तो उनकी रीसेटलमेंट को कंसीडर किया जाता है और उनको भी इंडियन सिटीजनशिप लेने का अधिकार है, उनको भी सिटीजनशिप मिल सकता है। इसके लिए he had to be
रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 6 मंथ। ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन वाले लोग जो हैं, इस कंडीशंस में जब वो सिटीजनशिप इंडिया का लेना चाहें तो उनको 6 महीने तक, कम से कम 6 मंथ तक इंडिया में रहना होगा। देन also he or she will be eligible for the permanent citizenship of a country. कोई पर्सन जो एनी ऑफ जिनके कोई जो सपोज कीजिए एक पर्सन है, एनी ऑफ हुज पेरेंट्स या उसके ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अनडिवाइडेड इंडिया में पैदा हुए, बट उनका ऑर्डिनरी रेजिडेंट रिजाइडिंग जो था वो आउटसाइड इंडिया हुआ, वो भी एलिजिबल हो जाते हैं इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करने में। एक बार इस पॉइंट को मैं दोबारा बताता हूँ। कोई पर्सन जिनके पेरेंट्स या उनके ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न हुए थे अनडिवाइडेड इंडिया में, यानी जब पाकिस्तान सेपरेट नहीं हुआ था, तो वो ऑर्डिनरली रिजाइड करते हैं आउटसाइड इंडिया, बट he or she shall be eligible for the citizenship of a country like India, यानी वो भी इंडियन सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल होते हैं। अगर कोई if he has been registered as a citizen of India by diplomatic or consular representative of India in the country of his residence, whether before or after the commencement of the constitution, इसी तरीके से 10 ये प्रोविजंस कवर्स करता है और सी सिटीजनशिप को। ये और सी सिटीजनशिप कोई डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो लोग हैं, जो डिप्लोमेटिक तौर पर अपने जॉब करते हैं, उनके लिए एक स्पेशल प्रोविजन बनाया था 2003 में। हम नेक्स्ट में इसको डिस्कस करूँगा डिटेल्ड में। उनको ओवरसीज सिटीजनशिप नाम का दिया गया था, और ओवरसीज सिटीजनशिप होता क्या है इसको नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। इसको टू सम अप करें तो ये प्रोविजन डील करता है जो सिटीजनशिप के साथ, इसमें जो 2 3 4 पार्ट थे वो क्या थे? पर्सन ऑफ इंडियन डोमिसाइल, पर्सन माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, पर्सन माइग्रेटेड टू पाकिस्तान फ्रॉम इंडिया but later on returned to India are claimed for the citizenship of India, but condition is that he should be lived in India or reside in India at least for 6 months. And fourth point is person of Indian origin residing outside India. Person of Indian origin residing of outside India are also eligible for taking the citizenship in India. सिटीजनशिप एक्ट फ्रेंड्स 1955 में जब फ्रेम्ड हुआ, उस एक्ट में क्या क्या प्रोविजन रखे गए, बट लेटर ऑन उसको अमेंडमेंट भी किया गया 1986 से 1992 में। बट 1955 में जो प्रोविजंस बनाए गए थे सिटीजनशिप लेने के लिए, वो 2 कैटेगरीज में ड्राफ्ट किए गए थे, उनकी क्लासिफिकेशंस हुई थी। वो क्या क्लासिफिकेशन थी? एक्विजिशंस ऑफ सिटीजनशिप एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप कैसे की जाती है और सिटीजनशिप लॉस कैसे होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। 1955 में एक्वायरिंग सिटीजनशिप जो की गई, पहले एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप एक्ट के बारे में आपको बताते हैं। एक्विजिशन ऑफ सिटीजनशिप 4 पॉइंट से किया जाता था, इसके लिए 4 टर्म्स एंड कंडीशन रखी गई थी 1955 के एक्ट में। एक्वायरिंग सिटीजनशिप जो था, ये फर्स्ट पॉइंट बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशंस एंड बाय इनकॉर्पोरेशंस ऑफ टेरिटरी। ये 5 पॉइंट जो थे, इनके कंडीशंस पर सिटीजनशिप को एक्वायर किया जाता था। इस एक्ट में ये डिफाइंड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन किया गया है। बाय बर्थ कैसे, इसमें क्या कंडीशंस होती है। ये एक्ट अमेंडेड हुआ 1986 में, बट इसने क्या प्रोवाइड्स किया था पर्सन को सिटीजन बनने के लिए? बाय बर्थ से अगर वो इंडिया में बॉर्न होता है, आफ्टर कब? आफ्टर 26 जनवरी 1950 को, बट बिफोर 30 जून 1987। वंस अगेन आई रिपीट इट कि इंडियन पर्सन बॉर्न इन इंडिया
26 January 1950 आफ्टर एंड बिफोर 30 जून 1987 तो उसको सिटीजनशिप मिलती है इंडिया की, यानी नागरिकता इंडिया की, भारत की नागरिकता के लिए वो बाध्य रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर वो इंडिया में बॉर्न होता है आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट उसी समय पर उसका बर्थ आइदर हिज पेरेंट was a citizen of India, the second provision added in 1986 उसने makes the acquisitions of Indian citizenship by the person coming to India as refugees but only two countries from, what is to Sri Lanka and Bangladesh and some African countries more difficult। तो ये किया गया था, ये प्रिवेंट इलीगल माइग्रेशन जो हो रही थी उसको प्रिवेंट किया गया, और चिल्ड्रन ऑफ फॉरेन डिप्लोमेट्स जो थे वो पोस्टेड किए गए थे इंडिया एंड एनिमी अलायंस, पोस्टेड इन इंडिया, बट एनिमी अलायंस जो थे वो कैन नॉट एक्वायर सिटीजनशिप बाय बर्थ। जो एनिमी अलायंस हैं वो सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ क्लेम नहीं कर सकते, ना ही उनको मिल सकता है। बाय डिसेंट क्या होता है? बाय डिसेंट 1992 में अमेंडमेंट किया गया, यानी इसने क्या प्रोवाइड्स किया कि जो लोग बॉर्न आउटसाइड इंडिया हुए 26 जनवरी 1950 के बाद इज ए सिटीजन ऑफ इंडिया बाय डिसेंट इफ एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स वाज एन इंडियन सिटीजन। बाय डिसेंट का मतलब है कि उनको सिटीजनशिप राइट मिलता है आफ्टर 26 जनवरी 1950 के बाद, अगर वो इंडिया आउटसाइड पेरेंट बॉर्न हुए बट उनके पेरेंट जो हैं वो इंडियन सिटीजन्स हैं, इंडिया के नागरिक हैं, और उनको इंडियन नागरिकता उनके पास है, उसको बाय डिसेंट उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलती है। बाय रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप कैसे होती है? If not already citizens of India, any person, if he or she is not already a citizens of India, can be registered as Indian citizens। इसके लिए कुछ प्रोविजंस हैं जो प्रेस्क्राइब्ड हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वो क्या है? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन हु आर ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया फॉर 5 years। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन इंडिया है, कब तक? 5 साल के लिए। इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट पॉइंट है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन जो ऑर्डिनरी रेजिडेंट है इंडिया में किसी भी कंट्री में या प्लेस आउटसाइड इंडिया में, दे आर आल्सो प्रोसीड द एप्लीकेशन फॉर हिज ऑन रजिस्ट्रेशंस। थर्ड पॉइंट है, पर्सन्स हु आर मैरिड टू सिटीजन्स ऑफ इंडिया and who are ordinarily resident in India for 5 years immediately before making an applications for registrations। And next point है friends, minor children। minor children कौन से हैं? minor children are person, किसी person के minor children छोटे बच्चे जो हैं who are citizens of India, who are citizens of India, जो इंडिया के citizens हैं, they are also eligible for proceeding the application for registration। जो person who are citizens of Commonwealth countries, they are also applicable to proceeding his or her applications for the registrations। ये 5 की कैटेगरीज जो हैं मैंने डिस्कस जो आपके साथ की, ये सब अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकती हैं इंडियन सिटीजनशिप को लेने के लिए। बाय नेचुरलाइजेशंस, जो फॉरेन कंट्री के कुछ ऐसे पीपल जो हैं, कुछ लोग जो हैं जो सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप बनना चाहते हैं, सिटीजन बनना चाहते हैं इंडिया के, वो भी उनके लिए प्रोविजंस हैं। ही इज़ नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ कंट्री, जैसे इंडियन सिटीजन कैन नॉट बिकम ए नेचुरलाइज्ड सिटीजन्स, वो बाय बर्थ यहाँ से हैं। He renounces his citizenship of the other country। Second and third, he has either resident in India or has been in government services for 12 months। 12 month तक उसको ऑर्डिनरी
गवर्नमेंट सर्विसेज में रहना होगा या ऑर्डिनरी इंडियन रेजिडेंट बन के रहना होगा, वो तभी अपनी एप्लीकेशन नेचुरलाइजेशन के लिए प्रोसीड कर सकता है। तो 7 साल प्रायर जो है वो 7 ईयर प्रायर टू दिस 12 मंथ्स। उसके बाद एक बहुत अच्छी कंडीशन है, ही इज़ ऑफ गुड कैरेक्टर होना चाहिए, उसको एडुकेट नॉलेज होना चाहिए लैंग्वेजेस का जो रिकॉग्नाइज्ड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस में, यानी 8th शेड्यूल में, वो तभी नेचुरलाइजेशंस का हकदार बन सकता है। इसी तरीके से ये नेचुरलाइजेशन का प्रोसेस किया जाता है। एंड द लास्ट पॉइंट, इन बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी का मतलब होता है माय डियर एस्पिरेंट कि कोई भी फॉरेन कंट्री की फॉरेन टेरिटरी जब वो इंडिया का पार्ट बन जाता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्पेसिफाई करती है उस पार्ट को अपना पार्ट और वहाँ के लोगों को भी अपना नागरिक मानती है, तो वो लोग भी वो टेरिटरी कंप्लीटली इंडिया का सिटीजनशिप मिल जाता है उन लोगों को, और वो लोग भी इंडियन सिटीजनशिप में अपना राइट रखते हैं, उनको सिटीजनशिप उनको मिल जाता है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी लाइक पुडुचेरी, जब पुडुचेरी पार्ट ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बना था तो इंडिया गवर्नमेंट ने उनको सिटीजनशिप एक्ट 1962 के ऑर्डर्स में अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत पौंडीचेरी के सभी लोगों को नागरिकता दी गई थी। इसी तरीके से अरुणाचल प्रदेश, इसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, सबको इंडियन सिटीजनशिप का नागरिकता मिला था। जो भी इनकॉर्पोरेट किया गया था जिस टेरिटरी को, उनको सिटीजनशिप राइट मिल चुका था। अब लॉस ऑफ सिटीजनशिप कैसे होती है? लॉस ऑफ सिटीजनशिप का प्रोविजन भी 1955 के एक्ट में रखा है बाय रिनाउंसिएशंस। रिनाउंसिएशंस कैसे होती है फ्रेंड्स? कोई भी इंडियन सिटीजन जो है हु इज आल्सो ए सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री या नेशनल ऑफ अनदर कंट्री, उसकी रिनाउंस की जाती है इंडियन सिटीजनशिप, और जब वो डिक्लेयर होता है किया जाता है ड्यूरिंग द वार में इन विच इंडिया इज एंगेज्ड, तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो है विदहेल्ड की जाती है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा उसकी रजिस्ट्रेशन विदहेल्ड की जाती है। बाय टर्मिनेशंस कैसे किया जाता है? इंडियन सिटीजन जब वॉलेंटरली या कॉन्शियसली, नोइंगली या विदाउट ड्यूरेस, अनड्यू इन्फ्लुएंस या कंपल्शंस एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री, तो उस की नागरिकता जो है भारत सरकार टर्मिनेट करती है अपने देश से। However, does not apply during a war in which India is engaged. By deprivation कैसे होता है? कोई भी सिटीजन हमारी कंट्री का जो वो ऑब्टेन करता है सिटीजन्स, यानी किसी कंट्री का कोई नागरिक हमारे देश में आके फ्रॉडुलेंट के तहत, फ्रॉड कंडीशंस के तहत इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ए पावर टू डिप्रॉयड हिज सिटीजनशिप फ्रॉम ऑन कंट्री। कोई भी सिटीजन जब डिसलॉयल्टी शो करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए, तो उसकी सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जाता है। कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन जब अनलॉफुली ट्रेड करता है और कम्युनिकेट करता है एनिमी कंट्री के साथ, उसको इलीगल करार दिया जाता है एंड उसकी सिटीजनशिप भी डिप्राइव किया जाता है। कोई भी नागरिक, कोई भी सिटीजन्स 5 साल के अंदर आफ्टर रजिस्ट्रेशन या नेचुरलाइजेशंस इम्प्रिजन्ड हो जाता है किसी भी कंट्री में 2 साल तक, तो उसकी नागरिकता भी कैंसिल की जाती है, डिप्राइव की जाती है। यानी रजिस्ट्रेशन का मतलब है कि कोई भी दूसरी कंट्री का नागरिक हमारी कंट्री में रजिस्टर्ड होता है सिटीजनशिप लेके, और फिर इम्प्रिजन होता है किसी दूसरी कंट्री में जाके, यानी कैद हो जाता है, उसको कैद सज़ा मिल जाती है जेल में, और 2 साल तक वो दूसरी कंट्री के इम्प्रिजन बन के रह जाता है, तो उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली इंडियन गवर्नमेंट टर्मिनेट करती है, डिप्राइव करती है, और वो कैंसिल हो जाता है।
कोई भी सिटीजन जब ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया हो जाता है, कोई भी सिटीजन ऑर्डिनरी रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया हो जाता है, यानी बाहर रहने लगता है इंडिया से 7 साल तक कंटिन्यूसली, तो उसकी सिटीजनशिप इंडिया से डिप्रॉइड की जाती है। सो दीज आर द conditions, these are the terms and conditions how to last the citizens under Act 1955। कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप क्या होती है फ्रेंड्स? कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत ये रिकॉग्नाइज्ड किया गया फॉर्मली इंडियन गवर्नमेंट द्वारा, जो कंसेप्ट ऑफ कॉमनवेल्थ सिटीजनशिप था कि कोई भी पर्सन जो है, जो सिटीजन्स ऑफ कॉमनवेल्थ कंट्री का है, वर्चू ऑफ दैट सिटीजनशिप उसका जो स्टेटस है वो कॉमनवेल्थ सिटीजन इन इंडिया भी है। और सेंट्रल गवर्नमेंट ये प्रोविजन बना सकती है ऑन द बेसिस ऑफ रेसिप्रोसिटी कि फॉर द कन्फर्मेंट ऑफ ऑल और एनी ऑफ द राइट्स ऑफ ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। वो कौन से सिटीजन्स हैं, किन के लिए? यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, पाकिस्तान एंड अदर कॉमनवेल्थ कंट्रीज। जो भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज हैं उनका सेम स्टेटस भारत सरकार भी उसको मान्यता देती है और उनको रिकॉग्नाइज्ड करती है। इसका मतलब कि दैट द राइट्स कन्फर्ड ऑन कॉमनवेल्थ सिटीजन्स would be available to the citizens of only those commonwealth countries that have conferred the same rights on the citizens of India। इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है फ्रेंड्स, जबकि सिंगल सिटीजनशिप क्यों है? क्योंकि हमारी कंट्री में फुली फेडरल सिस्टम नहीं है। हमारी कंट्री एक फेडरल ज़रूर है बट काजी फेडरल सिस्टम है। यूनिफिकेशन ऑफ स्टेट है, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनियन इन स्टेट। तो ये फेडरल इन फॉर्म में हमारे पास सिटीजनशिप का जो राइट है वो सिर्फ सिंगल सिटीजनशिप है। सिंगल सिटीजनशिप में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही जो सिटीजनशिप मान्यता को मिलती है, जो रजिस्ट्रेशन होती है, वही सिटीजनशिप स्टेट्स में, यूनियन टेरिटरी में और इंडिया में हर जगह वही एक ही सिटीजनशिप एक्सेप्ट की जाती है। पहले बिफोर 2019 के पहले एक ऐसा प्रोविजन था, यानी एक ऐसा स्टेट था इंडिया के अंदर, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, वहाँ पर अलग से सिटीजनशिप होती थी धारा 370 के तहत। वो आर्टिकल 370 एबॉलिश किया गया अगस्त 2019 में, और उसका सिटीजनशिप अब यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया के तहत यानी इंटीग्रेटेड इंडिया होकर वहाँ पर भी सिंगल सिटीजनशिप हो चुका है। इसी तरीके से जब हम सिटीजन इंडिया को देखें और अलाइंस ओनली टू द यूनियन, बट अगर हम ड्यूल सिटीजनशिप की बात करें, इंडिया में एक्सेप्ट नहीं है, इम्प्लीमेंट नहीं है। और ड्यूल सिटीजनशिप का मतलब होता है कि आप यूनियन गवर्नमेंट के सिटीजनशिप के अधिकार, सिटीजनशिप तो आपके पास है ही, बट आपको जिस स्टेट में आप रिजाइड करते हैं, जिस प्रोविंसेस में आप रहते हैं, वहाँ की सिटीजनशिप भी आपको लेनी पड़ती है। वो प्रोविजंस भारत के अंदर नहीं है। ये प्रोविजंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। वहाँ पर सबसे पहले आपको एक सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल की सिटीजनशिप लेनी पड़ती है। उसके बाद आप या न्यूयॉर्क रहें, कैलिफोर्निया रहें, किसी भी स्टेट में रहें, तो वहाँ का सिटीजनशिप भी आपको, सिटीजनशिप राइट्स आपको होता है और वहाँ का सिटीजनशिप भी आपको लेना पड़ता है। दिस इज़ नॉन एज द ड्यूल सिटीजनशिप। ये ड्यूल सिटीजनशिप हर जगह पर डिस्क्रिमिनेट क्रिएट करता है अगर हम इसको देखें, बट सिंगल सिटीजनशिप में जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ तो यहाँ पर ये सब डिस्क्रिमिनेशंस स्टडी करके इनको एबॉलिश करने की पूरी प्रक्रिया अपनाई गई और इंडिया में ओनली सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन रखा गया, जो आज तक इम्प्लीमेंट हो रहा है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू डिस्क्रिमिनेशंस, राइट टू प्रोविजंस फॉर टेकिंग द एम्प्लॉयमेंट ऑन पब्लिक सेक्टर्स, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशंस अंडर आर्टिकल 19, ये मैंने पहले भी डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। और नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, कल्चर, रिलीजन और सेक्स और क्रीड आर्टिकल 15, ये भी इंडियन सिंगल सिटीजनशिप एक्ट में इसका कंप्लीट प्रोविजंस इम्प्लीमेंट होता है। एंड कंप्लीट सेफ गार्ड his own rights are right to arrest and protect the right
ऑफ द एवरी सिटीजन्स टू अरेस्ट एंड डिटेंशंस, आर्टिकल 22, ये प्रोविजन बहुत अच्छे तरीके से भारत में इम्प्लीमेंट होते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये राइट्स दिए गए हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि ओवरसीज सिटीजनशिप क्या होता है। ओवरसीज सिटीजनशिप वो होता है जो लोग भारत के बाहर रह रहे हैं, यानी 2000 में इस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्ट लाया गया कि जो लोग इंडिया के आउटसाइड जाके रिजाइड कर रहे हैं, उनका वो भी अपने अधिकारों के लिए इंडियन गवर्नमेंट के साथ जो है रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हमें भी अपना सिटीजनशिप राइट मिलना चाहिए। काफ़ी समय से बाहर थे, जिसको हम इंडियन डायस्पोरा कहते हैं। द पीपल्स आर लिविंग आउटसाइड द इंडिया, दैट इज नोन एट द डायस्पोरा। तो ये डायस्पोरा के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक प्रोविजंस बनाया, इस पे एक कमीशन बैठाया गया, एल सिंघवी कमीशन। इस मेंबर्स ने रिपोर्ट दी और 2000 में इसको पर्सन इंडियन ओरिजिन का नाम दिया गया। 2003 में इसको फिर अमेंडमेंट करके फ्रेंड्स ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया का नाम दिया गया, एंड इसको फिर रिपेल किया गया 2015 में। और ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ राइट्स को ये राइट कन्फर्ड किए गए कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ राइट जो हैं, ये जो कार्ड होल्डर्स हैं, जिनको ग्रीन कार्ड के तौर पर जो बाहर गए हैं, या सिंगल 3 इयर्स कार्ड लेके जो जॉब के लिए, जॉब के कंडीशंस के लिए बाहर गए हैं, जैसे आईटी सेक्टर्स में कई इंडियंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जॉब कर रहे हैं आईटी सेक्टर्स के अंदर, तो उनको ये राइट्स दिए गए हैं कि वो भी भारत के अंदर अपने सिटीजनशिप राइट्स रख सकते हैं, एंड दे आर एलिजिबल फॉर प्रोसीडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजनशिप through their applications. So friends, these are the lectures on the Indian citizenship, how to acquire the Indian citizenship, and what is the citizenship and what is citizen. So I have discussed everything with you, my all dear aspirants. So my dear aspirants, those people who are preparing for the UPSC or JKAS Public Service Commission examinations, so the objective point of view, every point I have discussed briefly with you and deeply, but various provisions I have discussed. You are most sincere. You should be sincere to listen the lectures, and I request you specially, please like the channels and press the icon button, bell icon buttons, and subscribe the channels. And today lecture is ours, so meet with you next lectures for tomorrow. So till these times, thank you so much. Jai Hind.